नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। अभी हुए राज्यसभा चुनाव जिसके नतीजे कल आए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने गठबंधन के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया। अगर सीटों की बात करें तो कुल 37 सीटें राज्यसभा की खाली थी, जिनके लिए नए राज्यसभा मेंबर चुन के गए हैं। उनमें से 26 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुआ था, जिसमें एनडीए ने 13 सीटें जीती थी। और इस तरह से जब चुनाव हुआ है तो 37 में से कुल 22 सीटें जीतकर बहुत बड़ी कामयाबी एनडीए के हिस्से आई है। राज्यसभा चुनाव के ये नतीजे जो कि एनडीए को इतना बड़ी सफलता दिलाते हैं, ये तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब 5 विधानसभाओं के और चुनाव होने हैं राज्यों में, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु ये शामिल है। अब सवाल ये होता है कि इन 37 सीटों के चुनाव में जो 22 सीटें जीता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, उनमें से महाराष्ट्र में 7 में से 6, बिहार की सभी 5, असम की सभी 3, ओडिशा की 4 में से 3, तमिलनाडु के 5 में से 2 सीटें, पश्चिम बंगाल की 5 में से 1 और हरियाणा और छत्तीसगढ़ की 2 सीटों में से 1-1 सीट एनडीए के खाते में आई है। अब इसका सीधा अगर असर देखिए तो राज्यसभा में एनडीए को अब सीधे बहुमत मिल गया है। बीजेपी 103 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में पहले ही राज्यसभा में थी और अब उसके सहयोगियों की संख्या 135 से भी अधिक हो गई है, जो अब उसके राज्यसभा में बहुमत होने का संकेत है और साफ-साफ तौर पर अब एनडीए को बहुमत मिल चुका है। इन राज्यसभा चुनाव को अगर राजनीतिक तापमान नापने के यंत्र के रूप में देखें तो आपको साफ पता चलेगा कि एक तरफ न सिर्फ राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए ने अपना बहुमत हासिल किया, इसका नतीजा ये होगा कि राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिल जो सरकार लाना चाहती है, लाने की उसकी तैयारी है, जिसे वो रोक के रखे हुए थी, अब उसे वो ला सकती है, जिसमें से सबसे पहला और बड़ा विधेयक हो सकता है महिला आरक्षण का। 33% महिला आरक्षण का बिल सरकार की सबसे बड़े बिलों में से है, महत्वाकांक्षी बिलों में से है, तो वो अब सरकार ले आ सकती है। इसके अलावा और कई ऐसे बिल हैं जिनके कि राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण वहां अटकने की संभावना थी, अब सरकार उससे लाएगी। तो ये तो हुआ राज्यसभा में बहुमत आने के बाद कामकाज के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है जो कल नतीजे आए हैं राज्यसभा के। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से इसे देखें तो बिहार का उदाहरण से शुरू करते हैं। बिहार का उदाहरण ये बताता है कि एक बार फिर लालू खानदान यानी तेजस्वी को राहुल गांधी की कांग्रेस ने हरा दिया। जिस तरीके से कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की सारी सीटें एनडीए लेके चले गए। हालांकि इन चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव भी राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राज्यसभा के नतीजे देखते हुए ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि खुद तेजस्वी यादव को इस तरह के परिणामों की आशंका थी और वो अपनी घनघोर बेइज्जती नहीं कराना चाहते थे। इसलिए वो चाहते हुए भी क्योंकि सत्ता और किसी न किसी तरीके से सांसद का तमगा ये जरूर वो अखिलेश यादव के पीछे पीछे चल के ये चाहते तो जरूर थे, लेकिन खुद तेजस्वी को इस बात का अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये बिहार के मामले में एक बार फिर पनौती साबित हुए हैं राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस, खासतौर से आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू परिवार की राजनीति के लिए, जहां ये साफ बताता है कि यही कांड आरजेडी के साथ कांग्रेस ने, राहुल ने ये किया था विधानसभा चुनाव में। मैंने हमेशा आपको एक बात कही है अपने अलग अलग आकलन में कि राहुल गांधी का ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वो किस तरीके से क्षेत्रीय दलों को समाप्त करें, क्योंकि क्षेत्रीय दल चाहे आरजेडी हो चाहे सपा हो, ये दल जब समाप्त होंगे तभी कांग्रेस अपने पुराने अस्तित्व की तरफ वापस आएगी। इसलिए ये दीर्घकालिक एजेंडा है। हाँ, अब सावधान अगर किसी को रहना है तो वो अखिलेश यादव को रहना है। 27 में वो गलबहियां करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, लेकिन
तेजस्वी का उदाहरण उन्हें सामने रखना चाहिए। न सिर्फ विधानसभा हराया, बल्कि राज्यसभा में भी झटके की पूरी जिम्मेदार राहुल गांधी है। तो एक तो ये राजनैतिक इसका असर आया। दूसरा जो सबसे बड़ा संकेत वो ये आया कि आजकल एक मौसम चल रहा है, हालांकि यूजीसी के बहाने से, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, मोदी तेरी खैर नहीं। जी हाँ, ये मुझे अब ये कहना पड़ेगा। और कथित राष्ट्रवादी जमातों में से ही एक असंतुष्ट धड़ा इस बात की बहुत आकांक्षा पाले बैठा था कि किस तरीके से हर एक आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को झटके लगे और वो प्रसन्न हो। हालांकि वो नहीं जानते कि ऐसा करके वो आत्मघाती कदम ही उठा रहे हैं, ऐसी आत्मघाती कामना ही पाल रहे हैं। लेकिन उन झटकों को भी, उन तबकों को भी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है, ये परिणाम आने के बाद राज्यसभा के। तीसरा, जो आगे आने वाले 5 विधानसभा चुनाव हैं पश्चिम बंगाल में खास तौर से, वो ये बताते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधायकों के बीच में, यानी चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बीच में इतनी लोकप्रिय है और उसका इलेक्शन मैनेजमेंट कितना शानदार है। किसी भी पार्टी के लिए इस तरह के कोई भी परिणाम हमेशा उसका हौसला बढ़ाने वाले होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ यही हुआ है। इसके पीछे अगर आप देखिए तो बिहार में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है, नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, मैं सत्ता परिवर्तन जब कह रहा हूं तो सत्ता तो एनडीए की ही है और रहने वाली है, लेकिन नीतीश कुमार जी की भूमिका जिस तरीके से बदली है, अब वो राज्यसभा जाएंगे। राज्यसभा में जाने के बाद अब उनकी भूमिका किस तरीके से केंद्र की राजनीति में होगी, ये देखने वाला होगा। तो ये बताता है कि एनडीए एक गठबंधन के तौर पर कितनी गंभीरता से इंटैक्ट है। आप याद कीजिए 2024 में जब 240 सीटें आई थी, तो यही कांग्रेस पार्टी और उसका पूरा इकोसिस्टम बार-बार नीतीश कुमार और कभी चंद्रबाबू नायडू साहब के तरफ इशारा करते हुए ये कहता था कि ये सरकार बैसाखियों पर टिकी है और नरेंद्र मोदी 3.0 किसी भी समय गिर सकती है। एक बैसाखी हटी और ये सरकार नरेंद्र मोदी की गिर जाएगी। लेकिन आप सोचिए, विधानसभा का चुनाव उसके बाद होता है बिहार का, और बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलके इतना ऐतिहासिक बहुमत लेके आते हैं और लगभग चौंकाने वाले परिणाम बिहार से मिलते हैं विपक्ष को। उसके बाद कुछ ही महीनों के अंतराल के बाद एक सॉफ्ट चेंज होता है, जिसमें ये साफ तौर पर दिखाता है कि कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और उस अंडरस्टैंडिंग के तहत ये भूमिका वहां बदलती है और अब बिहार को एक नया मुख्यमंत्री बहुत जल्द मिलने वाला है। सवाल ये होता है कि कांग्रेस पार्टी अपने अंदर एक तो अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही, दूसरी तरफ उसके जो सरकार को तोड़ने, विफल करने और गिराने की कामना है, उस पर कुठाराघात हो रहा है। ये डबल झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये उन सभी एनडीए विरोधी, भारतीय जनता पार्टी विरोधी और राष्ट्रवाद की राजनीति के विरोधी जितनी भी शक्तियां हैं, वो चाहे आज अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली कुछ जमातें हों, जो अन्य मुद्दों पर यत्र तत्र सर्वत्र अपने अजीब से सस्ते विरोध, जिसमें कि बदतमीजियां भी शामिल हैं, प्रधानमंत्री के लिए गंदे शब्द भी शामिल हैं, गालियां तक शामिल हैं, और वहीं अपने ही हिंदू भाई बहनों जो कि हमारे वनवासी वर्ग से आते हैं, जो हमारे दलित हिंदू भाई हैं, उनके प्रति तमाम विश्वमन। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये विश्वमन उस तरफ से नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए कि अगर हमें बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर इसको आत्मसात करना है तो कहीं ना कहीं हम जो बांटने वाला कृत्य कर रहे हैं वो इसके आड़े आता है। यही बात उधर भी लागू होती है, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग हैं, और किसी एक व्यक्ति, किसी एक राजनीति करने वाले व्यक्ति के किसी कृत्य से पूरे समाज को, उस पूरे वर्ग को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। राज्यसभा चुनाव के नतीजे इन सभी ऐसे विषयों को एड्रेस करते हैं, और न सिर्फ एड्रेस करते हैं बल्कि नकारात्मकता को हतोत्साहित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की चुनावी जीत, राज्यसभा में बहुमत यानी कामकाज को और गति मिलना, जो विधायिकी कामकाज है, जो संसदीय कामकाज है, जो बिल्स हैं। तीसरी तरफ गठबंधन धर्म कितना मजबूत है, गठबंधन के संबंध कितने मजबूत हैं, ये नीतीश कुमार और बिहार में जो सॉफ्टली नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है या हो चुका है, अब उसकी पूरी भूमिका तैयार है, तो उसको एक
सकारात्मक राजनीति के रूप में हम देख सकते हैं। तीसरी तरफ आने वाले 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे से निश्चित तौर पर एक गठबंधन के रूप में एनडीए के लिए एक बड़ी शक्ति है। अगर आपको लग रहा हो कि ये वीडियो तनिक भी काम की बात कर रहा है, तो इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते रहते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए, ये इसलिए आवश्यक है कि अपलोड की सभी सूचनाएं सीधे आपको मिलेगी। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।